अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और जनाब, इससे पहले कि हम प्रोग्राम में सवालात का आगाज़ करें, कोयटा में गुज़श्ता रात सरीना होटल की पार्किंग में हुए धमाके पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार करना चाहती है टीम रिपोर्ट कार्ड। दुख की इस घड़ी में हमारी तमाम तर दुआएं, हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएं बलूचिस्तान और कोयटा के बहन भाइयों के साथ हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक ज़ख्मियों को जल्द सेहत याब करे, शिफा दे और शहदा के लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की है कि मामले की जल्द अज जल्द और तमाम तर पहलुओं से तफ्तीश हो, तहकीकात हों, तो उस पर अमल करते हुए मामले की तह तक पहुँचा जाएगा। हम दहशत गर्दों की मजमूम और बुज़दिलाना काविशों के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेंगे और बुलंद हौसले और आज़म के साथ आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ अपने शो का भी आगाज़ करते हैं। और आज सबसे पहली खबर है जी लाहौर हाई कोर्ट से, जहां पर 3 रुकनी बेंच ने मुत्तफ़िका तौर पर आमदन से ज़्यादा साज़ात केस में शहबाज शरीफ की ज़मानत मंजूर कर ली है। 50-50 लाख रुपए के जो मचल के जमा करवाने का हुक्म दिया गया था डिविजनल बेंच की जानिब से, उसी को बरकरार रखा गया। इसके सियासी असरात क्या होंगे? इलेक्शंस आने वाले हैं, तमाम तर सियासी जमातें इलेक्शंस मोड में आ गई हैं। साथ ही साथ फिर कलादम तहरीक लब्बैक का मामला भी है जो कि नेशनल असम्बली में ज़ेर बहस है, फिर PDM भी है। तमाम तर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए हमारा सवाल कुछ यूं आज कि क्या 2023 में शहबाज शरीफ नून लीग को इलेक्शन जितवा सकते हैं, हाँ या नहीं के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। और पैनल का आपसे तारुफ करवा दो, महमूद सरफराज साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, हफीजुल्लाह नियाजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजहर अब्बास साहब, शहजाद इकबाल साहब और इरशाद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद इकबाल साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने भी इसके ऊपर रद्द अमल दिया है, ट्वीट दी है, लेकिन काफ़ी अरसे से वो खामोश हैं। तो अब मरियम नवाज की खामोशी, ज़्यादा मुतहरिक ना होना और शहबाज शरीफ साहब बाहर आ गए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? किस हद तक मुतहरिक होंगे, नजर आएंगे हमें मेन लीडिंग रोल में? देखिए, पिछली दफा भी जब उनकी बेल का मामला हुआ था उस वक्त तो नायब कासिद ने आके सुना दी थी कि उनको बेल मिल गई है, तो यही सवाल हमने रखा। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि देखें, एक तो PDM में दरार पड़ चुकी है, तो PDM अब उतनी स्ट्रांग है नहीं। पीपल्स पार्टी, ANP ऑलमोस्ट अब PDM से बाहर आ चुके हैं। ANP ने तो खैर ऐलान भी कर दिया इस बात का, तो इफेक्टिव PDM तो रहेगी नहीं। और एक इंटरेस्टिंग जो पॉलिटिक्स नून लीग में चल रही है वो भी दोबारा शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस दौरान जब शहबाज शरीफ अभी कस्टडी में थे तो मरियम ने बड़ी स्पेस गेन की है पार्टी में। ऐसा लगता था कि शायद इतनी आसानी से तस्लीम ना करें, वो भी अब ये मान चुके हैं कि वो बड़े जलसे कर सकती हैं, क्राउड पुलर हैं और इलेक्शन में उनकी बड़ी जरूरत होगी। तो एक वन वे ट्रैफिक चल रहा था नून लीग में। ठीक है, डिसेंट होता है, अपनी अपनी लोग बात करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का जाहिर सी बात है कद बहुत बड़ा है पार्टी में। नवाज शरीफ के भाई हैं, पार्टी के सदर हैं, वजीर आला रहे कई मरतबा पंजाब के, और उनकी जो पोजीशन है पार्टी में, वो जिस किस्म की सियासत करते हैं वो बड़ी मुख्तलिफ है मरियम नवाज से या नवाज शरीफ से। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि जब वो वापस आते हैं तो PDM में नून लीग का किरदार क्या होगा। क्या वापस मुफाहिमाना तरीके से PMLN को आगे बढ़ाया जाएगा, या उसी तरीके से जिस तरीके से मरियम नवाज लेके चल रही थी PMLN को। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब शहबाज शरीफ जब बाहर आएंगे तो वो ये बात दोबारा करेंगे कि देखें, पहले आप लोग कहते थे कि शहबाज शरीफ तरीका 1.5-2 साल आजमा के देख लिया, उससे कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। शहबाज शरीफ अब ये कहेंगे कि जब मैं कस्टडी में था आपने एक एग्रेसिव पोस्चरिंग करके भी देख लिया, उससे भी कोई खास फायदा हासिल नहीं हुआ, PDM भी तितर बितर हो गई। तो अब कहीं ना कहीं मिडिल ग्राउंड PMLN को तलाश करना पड़ेगा। और शहबाज शरीफ मेरे ख्याल से बदलने वाले तो है नहीं। ये बात ठीक है कि नवाज शरीफ की जो पॉलिसी होगी वो शहबाज शरीफ की होगी, लेकिन जब वो पार्टी मीटिंग्स में होंगे तो अपनी जो रिकंसिलिएटरी पोजीशन है मेरे ख्याल से उसको बार बार वो कोशिश करेंगे कि पुश करें और उसको प्रिवेल करवाने की कोशिश करें पार्टी में। तो मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग टाइम्स होंगे। ये कहना मुश्किल है कि शहबाज शरीफ अकेले पार्टी को क्या आगे लेके जा सकते हैं 2023 में, क्योंकि देखिए मैटर काम एक हद तक करता है, डिलीवरी एक हद तक करती है, लेकिन जो क्राउड पुलर है, जो वोट है वो नवाज शरीफ का है और ऑन ग्राउंड मरियम नवाज है। तो एक कॉम्बिनेशन ही होगा अगर नून लीग को कामयाबी हासिल करनी है अगले इलेक्शन में। ठीक है, लेकिन मजहर अब्बास साहब, आपको याद होगा हमने इसके ऊपर प्रोग्राम भी किया था, सोहेल वड़ायत साहब की खबर ही थी जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि 2018 में भी उनसे बात हो रही थी, काबीना के अरकान तक के नाम डिसाइड हो गए थे। अब समझे कि 2023 में भी इस चीज़ के ऊपर गौर हो रहा है या हो सकता है? हो तो इस मुल्क में कुछ भी सकता है, लेकिन अप्रैल 2022 का सवाल आपने अप्रैल 2021 में किया। अभी 2 साल हैं इलेक्शन में, अभी से हम कैसे कह सकते हैं अभी हम कैसे कह सकते हैं कि कौन इलेक्शन जितवा सकता है कौन नहीं जितवा सकता। पॉलिटिक्स बड़ी सर माहौल बनना शुरू हो रहा है ना, सारे पार्टीज अपनी नहीं बिल्कुल भी नहीं माहौल नहीं बिल्कुल भी माहौल नहीं बन रहा। अभी तो देखिए सूरत हाल
इस वक्त इमरान खान के जो बिल्कुल बंदे मुकाबिल खड़े हैं जहांगीर तरीन और चालीस हमनवा, और उनके दरमियान क्या मामला तय होते हैं क्या नहीं होते हैं, अभी तो वो चैलेंज है। क्योंकि जाहिर है कोशिश यही है कि बजट से पहले ये हो, क्योंकि जिस तरीके से अब जहांगीर तरीन उन 40 अफराद को साथ लेके घूम रहे हैं, यानी आज भी जो वो अदालत में गए तो वो 40 अफराद साथ थे। सर अगले सवाल पे तफसीलन गुफ्तगू करनी है हमने उस पे। लेकिन देखिए शहबाज शरीफ अव्वल तो ज़मानत में रिहा होने को हम ये क्यों समझ रहे हैं कि मुकदमा ख़त्म हो गया। हमें हमारे यहाँ ज़मानत पे रिहाई का इम्प्रेशन ऐसा जाता है जैसे कोई बहुत बड़ी डील होगी, और खैर इसमें वो भी नहीं है कि क्योंकि हमारे यहाँ तो पॉलिटिक्स इसी तरह होती है, जुडिशल हमारे यहाँ मामला भी इसी तरह होते हैं कि जब कोई बाहर आता है ज़मानत पे तो फिर उसके बाद दोबारा मुकदमे में महीनों लग जाते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ का जो पॉलिटिकल अंदाज है वो तब्दील नहीं होगा। शहबाज शरीफ अपनी उसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाएंगे और कोशिश ये करेंगे कि पीडीएम दोबारा मुत्तहिद हो, कोशिश ये करेंगे कि पीपल्स पार्टी से दोबारा बातचीत हो, और इस सिलसिले में उनकी कोशिश भी होगी कि क्योंकि उन्हें भी पता है कि पीडीएम माइनस पीपल्स पार्टी और एएनपी एक इफेक्टिव इत्तेहाद नहीं रह सकता, तो उनकी जरूर ये कोशिश। आपके ख्याल में पीडीएम को मुतहरिक करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपनी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से ही आगे चले, लेकिन काफ़ी फ़र्क है जो मरियम नवाज जिस तरह से पार्टी को लेके चल रही थी। तो महमल, क्या हम अब नून लीग में कोई पॉलिसी शिफ्ट या फिर कोई जनरल शिफ्ट तब्दीली उनकी पॉलिसी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए रीना, बात ये कि जिस तरह सबने कहा, शहजाद ने भी कहा, मज़हर साहब ने भी कहा, शहबाज शरीफ साहब तो अपनी सियासत नहीं बदलेंगे और उन्होंने बदली भी नहीं। वो तो अपने अरेस्ट से 2 दिन पहले भी वो वही बातें कर रहे थे जो वो हमेशा से करते हैं, यानी कि रिकन्सिलिएशन की और इस किस्म की। तो वो म्याना रवि की बातें कर रहे थे, तो वो तो नहीं वो बदलेंगे। नून लीग की जो पॉलिसी है, देखिए अभी भी नून लीग की पॉलिसी में जिस तरह शहजाद ने भी बात की, दोनों चीजें चलती हैं। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का स्ट्रॉन्ग बयानिया भी चलता है, शहबाज शरीफ साहब की और हमजा शहबाज की एक म्याना रवि भी चलती है। ये जो मुरकबा है या जो इस तरीके की चीज जब बनती है इसी वही एक नून लीग को एक पार्टी बनाती है, और उसके बगैर वो कंप्लीट नहीं है। मतलब ये नून लीग जो है वो विदाउट, मतलब शहबाज शरीफ साहब बगैर नवाज शरीफ साहब के कुछ भी नहीं। और अब जो है जिस तरह बात हो भी रही है कि मरियम नवाज साहबा ने अपने आप को एक लीडर मनवा लिया है, उन्होंने भी अपनी एक जगह बना ली है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्रेसिडेंट है पार्टी के, मरियम नवाज साहबा अभी वाइस प्रेसिडेंट है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो जो मीटिंग्स कॉल करनी होती है, जो बाकी इख्तियारात होते हैं, वो पार्टी प्रेसिडेंट के पास जरूर होते हैं, लेकिन बयानिया और फिर जब वोट लेना है, क्योंकि आप 2023 के इलेक्शन के बारे में पूछ रही हैं, तो वोट के लिए तो आपको क्राउड पुलर्स ही चाहिए होंगे, वोट के लिए तो आपको नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा चाहिए ही होंगे। लेकिन उसी तरह है, देखिए वो शहबाज शरीफ साहब हो या शाहिद खाकान अब्बासी हो या कोई और हो, जिसने अगर नून लीग जीती तो फिर वो नून लीग तो किसी को भी बनवा सकती है अगर नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज नहीं है, लेकिन हमें ये बात माननी पड़ेगी कि वोट जो है वो नवाज शरीफ का है। और एक और चीज अलीना कि नून लीग की पॉपुलैरिटी अपनी जगह पर है, शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी भी बिल्कुल पंजाब की है, बुज़दार साहब की वजह से, तो जो भट्टी साहब के फेवरेट बुज़दार साहब है उनकी वजह से तो वैसे ही शहबाज शरीफ साहब की बहुत ज्यादा याद आने लग जाती है। लेकिन उसकी ये भी एक वजह है ना कि पीटीआई फिर ऑप्शन नहीं रहेगा एक इतना बड़ा, इतना सख्त, इस तरह का ऑप्शन नहीं रहेगा पंजाब के अंदर कि वो नून लीग को टफ टाइम दे सके। तो शहबाज शरीफ 2023 में या कोई और हो, 2023 का इलेक्शन शायद इतना मुश्किल ना हो। अभी तक सर्वेस भी जितने हुए वो यही कहते हैं कि नून लीग के लिए इलेक्शन। भट्टी साहब ये जो कह रहे हैं झूठ बेनकाब हो गया और ये सब कुछ, तो इसके ऊपर जरा अपना तज्जिया फरमा दे कि इंप्रेशन क्या जाएगा। अब जब जमानत हुई है तो क्या जो मरियम नवाज जिस तरफ पॉइंट आउट कर रही है वो दुरुस्त है? पहली बात तो ये है मैडम शेख के अगर वो जैसे फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना कुछ क्राउड पुलर चाहिए, तो वो आतिफ असलम, अली जफर, अबरारुल हक भी हैं, उनको भी शामिल कर लें। दूसरी बात ये है कि मैडम शेख ये मेरी अदालत का फ़ैसला है, मुझे अपनी अदालत पर मुकम्मल एतबार है और मैं अपनी अदालतों के साथ हूँ। अब ये एक फ़ैसला आया है, इससे पहले मेरे सामने पड़े हुए हैं जस्टिस असजद घुराल साहब का फ़ैसले के चंद पॉइंट्स, 2-4 पॉइंट्स पड़े हुए हैं सामने। वो इख्तलाफी ये पॉइंट्स वो हैं जिनकी बुनियाद पर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की ज़मानत की मुस्तरद की थी, जिसकी बुनियाद पर उनका ख्याल था कि इनकी ज़मानत नहीं होनी चाहिए।
14 सफ़ात 12 पैराज पर मुश्तमिल फैसला है। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग टीटीज पर नैब को मुतमईन नहीं कर सके। इंक्वायरी के मुताबिक शहबाज एंड फैमिली की दौलत में 412 गुना इजाफा हुआ। जाली टीटी से जायदादें बनाई। नुसरत, हमजा, सलमान, राबिया, इमरान, जवेरिया ने मुआवनत की। 78 मिलियन ज़री आमदनी का भी कोई सबूत नहीं। शहबाज शरीफ अपनी आमदनी के ज़राए साबित नहीं कर सके। शहबाज शरीफ ने अपने ख़ानदान और दूसरे बेनामीदारों के नाम पर जायदादें बनाई। शहबाज शरीफ पहली बार रुकने असम्बली बने तो अहल खाना समेत 2 मिलियन असासे थे। 1997 में 14 मिलियन के असासे ज़ाहिर किए। 2008 से 2018 तक शहबाज शरीफ उनकी फैमिली के असासों की मालियत 7328 मिलियन हो गई। ये सब शहबाज शरीफ के बेनामीदार। अच्छा, नुसरत शहबाज ने 7 मिलियन रुपए शहबाज शरीफ के अकाउंट में गिफ्ट किए बगैर ज़राए आमदन। नुसरत शहबाज के असासे 299 मिलियन हो गए। मॉडल टाउन 10 कनाल का घर इसी रकम से खरीदा गया। मॉडल टाउन का 10 कनाल का घर इसी रकम से खरीदा गया। बस आखिरी जुमला जो नुसरत शहबाज के अकाउंट में मुंतकिल हुआ। शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन घर को कैंप ऑफिस डिक्लेयर करके अवामी टैक्सों का 50 मिलियन खर्च किया और शहबाज शरीफ ने 1994 से 1996 तक कुल इनकम टैक्स 477 रुपए दिए। ये मैंने इसलिए पढ़ा है कि ये मेरा नहीं है, कोई तज्जिया नहीं है, ये जज साहब का इख्तलाफी नोट था जिस पर उन्होंने जमानत मुस्तरद की थी। अब मैडम शेख, जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि 2023 में नून लीग को इलेक्शन जितवा सकते हैं, इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। इस मुल्क में करप्शन, इखलाकियात, असूल, मंतक की कोई वैल्यू नहीं है। ये इलेक्शन अभी भी वो जो जिसने झूठ बोला है उसका भी बयानिया है, जो इश्तिहारी हुआ है उसका भी बयानिया है, जो 10 केसों में है उसका भी बयानिया है, और जिसने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में कहा था 400 करोड़ लगाकर एक बूंद साफ पानी की नहीं पहुंचा सका, उसका भी बयानिया है। यहाँ बयानिया ही बयानिया है मैडम शेख। तो मैं जरा अपनी समझ के लिए ठीक और आखिरी बात मैडम शेख, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ, वो भी एक मुअम्मा ही है कि किस तरह से अदालत में अनाउंस हुआ डिसीजन, उस वक्त कोई इख्तलाफ सामने नहीं था अपेरेंटली, लेकिन उसके बाद 3-4 दिन के बाद जब तहरीरी फैसला आता है तो नहीं मुअम्मा नहीं था, मुअम्मा नहीं था, मैं आपका तज्जिया नहीं मुअम्मा नहीं था, बिल्कुल मुअम्मा नहीं था, बिल्कुल मुअम्मा नहीं था मैडम शेख। इसको मुअम्मा, साजिश या कोई चक्कर ना बनाए। 2 जज साहबान थे, उन्होंने कहा एक जज साहब बाद में जो बयान आया उन्होंने कहा मैंने शुरू से इख्तलाफ किया था, मैंने शुरू से इख्तलाफ किया था, मैं शुरू से ही जमानत नहीं देना चाहता था, मुझसे पूछा नहीं गया था, जब पूछा गया तो मैंने बता दिया, कोई मुअम्मा नहीं था, कोई कुछ नहीं था। और ये ऐसा होता कभी नहीं है, लेकिन ये 2 जजेस थे, दोनों की राय थी। और फिर जो उन्होंने रीजन लिखी, जिन्होंने जमानत दी, उन्होंने क्या रीजन लिखी कि 70 साल के हैं, कैंसर के सर्वाइवर हैं, किसी गवाह ने उनका नाम नहीं लिया कि उन पर करप्शन के इल्जामात हैं। ये मेन 3 रीजन थी। और जो इन्होंने लिखा वो आपके सामने। अच्छा जी अच्छा, एक मिनट मैं चाहती हूँ अब, क्योंकि हमें उस वक्त नहीं मिला था इस चीज को भी डिस्कस करने का, तो एक जरा छोटा सा राउंड इसके ऊपर भी कर लेते हैं। मज़हर साहब आप बोलिएगा, फिर मैं शहजाद से भी रहनुमाई लेना चाहती हूँ। उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया था इसके ऊपर, कानूनी माहिरीन की राय भी वो जानते हैं। जी मज़हर साहब। देखिए कंफ्यूजन क्यों हुआ, मोहम्मद था जो भट्टी साहब कह रहे हैं ना कि नहीं था, 3 दिन लगे इख्तलाफी नोट आने में। अगर उसी वक्त ये चीज़ अनाउंस हो रही है कि जी बेल हो गई है, चाहे नायब कासिद के थ्रू अनाउंस हुई है, खबरें जा रही हैं कि बेल हो गई है, तो उसके फ़ौरन बाद कम से कम ये ज़रूर रिएक्शन आना चाहिए था कि जी ये इख्तलाफ है उन जज को। 3 से 4 दिन बाद इख्तलाफी नोट का सामने आना और 3-4 दिन खामोशी रहना, ये बताते खुद बहुत से सवाल जन्म लेते हैं। अनप्रेसिडेंटेड है ये। और फिर आज नहीं मज़हर साहब, मुख्तसर फैसला लिखा जा चुका था, मुख्तसर फैसला लिखा जा चुका था। ये बाद में कोई जन्म नहीं देता सवालात। नहीं बिल्कुल देता है, जन्म देता है सवाल। जब अनाउंस जहाँ सवाल करने होते हैं मैडम शेख, वहाँ आप सवाल नहीं करते, बाकी जगह पे जन्म देता है। तो उसके 3 दिन लगे, उसके बाद सुन लेना मज़हर साहब की, सुन ले, उसके दूसरे घंटे में आना चाहिए था। नहीं ये सही बात नहीं है। उसी वक्त उन्होंने इख्तलाफ घंटे बाद इख्तलाफ कर दिया था, पता चल गया था, ये मुख्तसर फैसला भी आ गया था।
उसके फौरन हाँ उसी वक्त यानी उसी वक्त पता चले, वरना 3 दिन लगते तो 3 दिन लगते तो शहबाज शरीफ साहब रिलीज हो चुके होते, जमानत हो चुकी होती अगर 3 दिन लगते तो। यही बात कह रहा हूँ, ठीक है, उसी वक्त फौरी तौर पे ये क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए थी कि ये नहीं है एक जज साहब का आना चाहिए था कि मेरा इख्तलाफ है इस पे। ये थोड़ा इब्हाम है क्योंकि उस दिन सारा दिन यही रिपोर्ट होता रहा कि जमानत मिल गई है, रिहाई हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई होने में 2 से 3, लेकिन उसके बाद जब ऑर्डर आया तो बिल्कुल मुख्तलिफ। इस इब्हाम को भी हम क्लियर करेंगे बाकी तज्जियाकारों से एक छोटी सी ब्रेक के बाद। शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत मंजूर हो गई है, इसको हम डिस्कस करें। बात चलते चलते आई है डिविजनल बेंच जो पहला था उसके जज के इख्तलाफी नोट के ऊपर, और मजहर साहब ने भट्टी साहब के तज्जिए के ऊपर ऑब्जेक्शन ये उठाई कि जो 3 से 4 रोज तक खामोशी रही दरमियान में, वो बहुत सारे सवालात को जन्म देती है। आपने शहजाद इकबाल साहब बड़े शोज भी किए इसके ऊपर, कानूनी राय भी आपने माहिरीन की ली, चाहूंगी थर्ड ओपिनियन आपका आए ताकि सूरत हाल जरा क्लियर हो सके। देखें, जो जस्टिस अजल साहब का डिसेंट नोट था उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे ये लिखा था कि जब सीनियर जज ने उनसे बेल के बारे में पूछा, उनकी राय मांगी, तो उन्होंने अदालत में भी इख्तलाफ किया और बाद में चेंबर में भी इख्तलाफ किया। सारा मामला वो कहते हैं कि मैंने चीफ जस्टिस के सामने रख दिया। अगर जज साहब की बात ठीक है जो उन्होंने लिखी है, तो फिर इसका मतलब है कि ये तो जिम्मेदारी फिर लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामिया की है कि वो मामले को जो है डिस्क्लोज कर देती। अगर फौरी तौर पे कर देती तो 3-4 दिन क्यास सराई नहीं होती, या जो फैसले के बाद क्यास सराई हुई वो ना होती तो बेहतर होता। लेकिन जिम्मेदारी तो फिर इंतजामिया की थी ना, कोर्ट की। लेकिन जो दूसरा मामला है, मेरे प्रोग्राम में जो हमारे साथ शाह खावर साहब मौजूद थे या रशीद रिजवी साहब मौजूद थे, उन्होंने तो ये कहा है कि इस मामले की तह तक पहुंचना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हुआ है, क्योंकि देखें कि 2 जजेस आपस में इस बात पर बहस कर रहे हो कि क्या यूनानिमसली बेल दी गई थी या बेल नहीं दी गई थी। इनफैक्ट रशीद रिजवी साहब ने तो मेरे प्रोग्राम में इस हद तक कहा था कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को यह मामला देखना चाहिए, क्योंकि दोनों में से किसी एक जज का मिसकंडक्ट है तो मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना चाहिए, ये उनकी राय थी। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देने के लिए, चीज़ों को क्लियर करने के लिए। हफीजुल अन्याई साहब, बुनियादी सवाल पर आपका तज्जिया, और फिर अब जो अब डिस्कस कर रहे थे हम जमानत का मामला, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, जमानत का तो मेरा ख्याल है कि एक तमाशा ही लगा है, एक बिल्कुल एक वक्त में इलेक्ट्रॉनिक सिचुएशन थी। जब अनाउंस हुआ तो बिल्कुल सही है कि फॉर गुड स्पैन ऑफ टाइम 2-3 दिन बिल्कुल ऐसे थे कि कोई खामोशी थी, दूने खाना कुछ हो रहा होगा, कुछ नहीं पता। फिर जब इवन जो जज एक का डिसीजन आ जाए तो ला माला रेफरी जज के पास जाता है, या फिर उन्होंने लाजा बेंच बना दिया 3 बंदों का और उसने बेल ले ली है। और बाकी बातें जो है जाहिर है कि जब 3 बंदों का जो फैसला मुतफिक है उसमें कोई इख्तलाफी नोट नहीं है, ये भी खुशाइंद है। और उसमें उन्होंने रीजन दिए होंगे, डिटेल फैसला आएगा तो पता चल जाएगा कि किस बिना पर उन्होंने जमानत दी है। अब तो यही प्रिवेल करेगा जो फैसला है। देखिए जी, मैं 2-3 बातें कर लूँ। पहली बात तो यह है कि मुझे जहाला या बदनीति को बरतरफ एक तरफ रखते हुए ये जो निजाम, जो आपका सवाल है कि जी 2023 के अंदर क्या बनेगा और नवाज शहबाज शरीफ साहब उसको कैंपेन चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, तो ये बात मदर साहब ने बड़ी एक्सटेंसिवली डिस्कस की है कि सियासत के अंदर ये मैं देखा बड़ा रिवाज है पाकिस्तान में कि हम रोजाना की बुनियाद पे अगले साल की या 2 या 3 सालों की सियासत प्लान करना शुरू कर देते हैं। किसी सियासी पार्टी का जलसा बहुत बड़ा हो जाए, नाकाम हो जाए, तो हम समझते हैं सियासत खत्म हो जाती है। सियासत जो है, इस बारे में चर्चा का बड़ा मशहूर कॉल है कि भाई ये जो साल 2 साल ये बड़ा थोड़ा टाइम होता है कि उसके अंदर आप प्रेडिक्ट करें। फिर उसकी अगली बार जो बात होती है कि सियासत के अंदर 2 बड़े फरीक होते हैं, एक हुकूमत होती है और एक अपोजिशन होती है। हुकूमत जाहिर है उसके कुछ इत्तेहादी हैं जिनको इमरान खान साहब ने पवित्र कर दिया, ये वही इत्तेहादी हैं जिनको किसी जमाने वो कातिल भी कह चुका है, डाकू भी कह चुका है, चपड़ासी भी कह चुका है। हर एक बंदे को बाबर अवान क्या, आदम स्वाति क्या, कोई बंदा शेख रशीद क्या, सबको निपटा चुका है, लेकिन अब इत्तेहादी हैं और हुकूमत बना रहे हैं चंद वोट्स की। उसके मुकाबले एक पीडीएफ बनी थी, ये बाकी अपोजिशन पार्टी है जो भी उनके अंदर अपनी एक थोड़ी बहुत जो शिकस्त रेख है वो चल रही है। लेकिन जो अहम बात मैं बता रहा हूँ, करने के लगा वो ये है कि सियासत में आगे जो वोटर की तकसीम है अमूमन 2 हिस्सों में होती है। एक हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो वोटर्स हैं जो पॉपुलर वोट जो बुनियाद पर वोट देते हैं, और एक लोग वोटर्स होते हैं जो इलेक्टेबल्स को देते हैं। पाकिस्तान में तीसरा फरीक भी गैर मरई
जो कि जिसको हम देख रहे हैं कार पिचार करके डरा धमका के फला पार्टी आ सकती है, फला नहीं आ सकती, मीडिया कैप्टिव मीडिया होता है, मीडिया खास तासुर देता है, इस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है, फिर मुकदमात बनते हैं, रियासत जो है कुछ आड़े हाथों लेती है, हम देखते हैं कि विच हंटिंग होती है। तो ये भी बड़ा मौसम फ्रीक है और इससे भी वोटर्स का एक ट्रेंड जो है उसमें तब्दीली आती है, कई लोग मुतासर होते हैं। अब आ जाए कि मेरा असल गर्ज जो है ये पॉपुलर वोटर से है। जो पॉपुलर वोटर है वो तो एक बयानी के ऊपर होता है, वो ना नवाज शरीफ का मोहताज है, ना जरदारी का मोहताज है, ना फजल रहमान का मोहताज है, ना इमरान खान का मोहताज है। वो हर पार्टी का जो पॉपुलर वोटर है एक खास बयानी के ऊपर उनके पीछे आता है और वो उस बयानिए को जितना वो लीडर जो आप देखते नहीं, भुट्टो साहब थे, काजी आजम रहमतुल्लाह थे, या नवाज शरीफ साहब थे, या इमरान खान साहब थे, फिर उसी बयानिए की वो करते हैं, तस्कील करते हैं। मैं इस दरमियान में थोड़ा जुमला मुतहदा कहता जाऊं, मैंने अमेरिका में 2 इलेक्शन प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट किए हैं, दोनों दफा रेगन के, एक दफा उसे जिमी कार्टर घर आया था और दूसरी दफा मैं उसका मुझे नाम भूल गया, दोनों इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। खुदा गवाह कि इमरान खान का 2002 का इलेक्शन जो है मैंने सिंगल हैंडेडली मैंने मैनेज किया था। अगर वो किसी को सिंगल हैंडेडली कहा जाता है तो इलेक्शन मैंने पूरा साल मैनेज किया था। पाकिस्तान का वोटर जितना इंटेलिजेंट है, हम उसको ऐसे अंडरमाइन करते हैं, कहते हैं कि ये आपको इलेक्ट कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि उनको पता है कि उन्होंने किसको इलेक्ट, उन्होंने एक रिलेटिव देख रहा होता है कि हमने किसको करना है, उनको एग्जैक्टली पता है कहाँ लेना। और जब कोई लीडर स्टैंड लेता है तो उसको बड़ी पॉपुलर स्टैंड मिलती है, वो किसी के खिलाफ ताकतवर सर वो शहबाज शरीफ से गुफ्तगू होते होते इमरान खान पे चली गई। अब मैं बता बात में मुकम्मल करने दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पॉपुलर वोटर है वो नवाज शरीफ के साथ है। इसमें जो बंदा उस नैरेटिव से निकलेगा वो खुद तहलील हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब उस नैरेटिव वो पॉपुलर वोट खो देगा। ठीक है, अगर शहबाज शरीफ पॉपुलर नैरेटिव जो कि आपके ख्याल में सिर्फ नवाज शरीफ का इसको लेके चलेंगे तो वो कामयाब रहेंगे, अगर पॉपुलर नैरेटिव को नहीं लेके चलेंगे तो वो वाला वोट बैंक खो देंगे। ठीक है न्याई साहब, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक बड़ी ज़रूरी है। जैसे हम इंतजार कर रहे हैं 2023 के इंतखाब का, ऐसे ही हमें ब्रेक का इंतजार होता है। ब्रेक बड़ी ज़रूरी है जी, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दूसरे सवाल के साथ वापस आते हैं। आप कहीं मत जाइएगा। जनाब जहांगीर तरीन आज फिर अदालत के रूबरू पेश हुए और इस मौके पर एज़ यूजुअल उनके साथ उनके हिमायती अरकान असम्बली मौजूद थे और शो ऑफ पावर किया गया। उसके साथ साथ जहांगीर तरीन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्लामाबाद से कुछ ठंडी हवा का झोंका आया है, इसके ऊपर जो आगे का लाया अमल है या मामलात हैं उसको थोड़ा सा उन्होंने पॉज लगाया है। अब हमारा सवाल कुछ यूँ है जिसके ऊपर हमने कल भी डिस्कशन की थी कि जो खबरें राजा रियाज ने भी दी हैं, कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि मुलाकात होनी है वज़ीर आज़म से, तो क्या वज़ीर आज़म पर तरीन ग्रुप से मुलाकात करने पर NRO देने का इल्ज़ाम लग सकता है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं? इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले तो एक तरह से तज्जिया आपने कल दे दिया था इस सवाल के ऊपर, लेकिन ये बताएं कि अब अंदर की बात क्या है, क्या होने वाला है? बड़ी खबरें होती हैं आपके पास, वज़ीर आज़म करेंगे मुलाकात और क्या उस मुलाकात में जहांगीर तरीन भी होंगे? मैडम शेख, पहली बात तो ये कि मुलाकात करेंगे, दूसरी बात यह कि क्या उस मुलाकात में जहांगीर तरीन होंगे, इस पर डेडलॉक है। तीसरी बात यह है कि वज़ीर आज़म NRO देंगे या नहीं देंगे ये आगे चलेगा। लेकिन जिस तरह तहकीकात हो रही हैं, जिस तरह मामलात आगे चल रहे हैं, यानी नंबर 1 अब हाइड पार्क का जो है वो भी खुल गया है, अली तरीन साहब की जो ऑफशोर कंपनियों का जो वो भी खुल गया है। इसके अलावा जो जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने एमनेस्टी स्कीम दी और जहांगीर तरीन और इमरान खान उसकी मुखालफत कर रहे थे कि ये क्यों दी, उसी दौरान जहांगीर तरीन साहब के बेटे ने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया, वो भी मामला खुल गया है। और इसके अलावा मुबैना फ्रॉड, इसके अलावा मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अलावा जायदादों की तफसीलात वो भी खुल गए हैं। तो ये अब मामला जो है मैडम शेख ये रुकेगा नहीं। NRO दे नहीं पाएंगे और NRO देना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल से इतना कुछ कष्ट काटने के बाद अगर वज़ीर आज़म साहब ने NRO देना है तो ये शुरू में ही ना केस ही ना होता। बता दें जल्दी से, आप कह रहे हैं जहांगीर तरीन से मुलाकात के मामले पर डेडलॉक है, डेडलॉक किस चीज का? मेरा ख्याल जो मेरी इतलात है उसके मुताबिक वज़ीर आज़म साहब नहीं मिलना चाहते उन्हें। राब्ता सुना है कि राब्ते बहाल हैं, सुना है कि बातचीत हो रही, लेकिन वज़ीर आज़म साहब नहीं मिलना चाहते उनसे और अभी कोशिश कर रहे हैं कि उनको मिलाया जाए। लेकिन वो कहते हैं बाकी जो सारे लोग हैं MNAs MPAs मुशीर मुजीर वो मुझसे मिल सकते हैं।
वजीर आजम कहते हैं आपकी इत्तलात के मुताबिक बाकी सबसे मिलूंगा, जहांगीर तरीन से नहीं मिलूंगा। जहांगीर तरीन खुद मिलना चाहते हैं वजीर आजम से बराह रास्त, तभी तो वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं नहीं मिलना चाहता। ठीक है जी। मजहर अब्बास साहब, देखिए यहाँ तक ले आए हैं, बातों ही बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। ये जो चल रहा है ना, हाइड एंड सीक चल रही है, मैं मिलना चाहता हूँ, वो नहीं मिलना चाहते, वो मिलना चाहते हैं, मैं नहीं मिलना चाहता। मतलब फिर आपने मुज़ाकराती टीम क्यों बनाई है, किस वजह से बनाई है? मुज़ाकरात किस चीज़ पर होंगे? असल चीज़ ये है कि अगर जहांगीर तरीन मिलना चाहते हैं या इमरान खान मिलना चाहते हैं, अगर इमरान खान नहीं मिलना चाहते तो फिर बाकी लोगों से भी क्यों मिल रहे हैं? वो बाकी लोगों से क्यों मिलना चाहते हैं? ठीक है, ये ठीक है। सबसे मजहर अब्बास साहब, मेरे पास वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं चाहती हूँ सबका कमेंट ले ले मुख्तसरन। थैंक यू सो मच सर, आपका पॉइंट आ गया। शहजाद इकबाल साहब, शहजाद इकबाल साहब, दबाव डालने में कामयाब हो गए जहांगीर तरीन ग्रुप हुकूमत पर? जी, मेरे ख्याल से इस हद तक तो दबाव डालने में वो कामयाब हुए हैं कि अब वजीर आजम मुलाकात के लिए तैयार हो गए हैं, चाहे वो जहांगीर खान तरीन से हो या उनके साथ जो MNAs और MPAs हैं। लेकिन ये दबाव का ही नतीजा है, और जो हालात है इस वक्त हुकूमत के, मैंने कल भी कहा था कि एक बड़ी रिएक्शनरी अप्रोच है इस वक्त वजीर आजम की। वो लीड नहीं कर रहे, वो रिएक्ट कर रहे हैं हर चीज़ पे। हर कोई दबाव डालेगा, ऑपोजिशन आके दबाव डालेगी, आपको झुकना पड़ेगा। इत्तेहादी दबाव ने डाला है, तब भी आपको पीछे हटना पड़ा है। आपकी पार्टी से प्रेशर आएगा, आपको पीछे हटना पड़ेगा। इसकी वजूहत में हम जा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी तवील गुफ्तगू हो जाएगी। लेकिन इतना दबाव ज़रूर आया है कि वो मुलाकात के लिए तैयार है। लेकिन देखना यह है कि क्या वज़ीर आज़म साहब जो शुगर की प्राइस पे हवाले से जो कमीशन बना था, उसकी रिपोर्ट आई थी और कहा था तहकीकात करेंगे, उससे पीछे हटते हैं या नहीं हटते हैं। अगर उससे पीछे हट गए तो फिर NRO का जो देने का सवाल है आपका, वो दुरुस्त साबित होगा। उससे पीछे हटना नहीं चाहिए बिल्कुल, तो वो दुरुस्त साबित हो जाएगा। महमल, उनके खिलाफ कोई शहजाद, मेरे पास बिल्कुल 2 मिनट रह गए हैं, मुझे कंक्लूड करना है। थैंक यू शहजाद, आपका पॉइंट आ गया। महमल जी, अलीना, बात ये है कि ये जो NRO की इस्तेलाह सियासी लुगत में जो इस्तेमाल होती है हर बात के ऊपर, वो तो एक्चुअली इमरान खान साहब की वजह से ही है ना। वरना तो अगर एक नाराज दोस्त से या एक नाराज सियासी कारकुन से अपनी पार्टी के मिलना, बेशक वो प्रेशर की वजह से हो, किसी भी वजह से हो, क्योंकि जहांगीर तरीन साहब देखिए एक पावरफुल प्लेयर है, उनको फाइनेंशियल एडवांटेज भी है, सियासी एडवांटेज भी, उनसे लड़ाई आसान नहीं होती। तो NRO, अब इल्जाम तो लगेगा NRO को, क्योंकि मैंने खुद ही हर एक को कह के NRO को अब इसको NRO ही कहा जाएगा ना। और लेकिन किस तरह टर्न आउट होता है ये देखना होगा। महमल, न्याय साहब का कमेंट शामिल करना चाहती हूँ। जी न्याय साहब। देखिए, बात चल निकली है, अब देखिए कहां तक पहुंचे। दूसरा यह है कि ये सारा तेरा क्रम है बाबा, वगरना 4-5 वोटों की अक्सरियत जहांगीर तरीन साहब के साथ 10-15 MNAs हैं, कुछ और काफी लोग हैं, और फिर भी हुकूमत कायम है। हम कोशिश करेंगे इस मामले को दोबारा उठा सके और फिर इसके ऊपर दोबारा गुफ्तगू करें और न्याय साहब का कमेंट भी ले। अभी मुझे आपसे इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफिज।